बच्चों, आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। हमारा आज का अध्याय नंबर है 2, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इसमें हम आज पहला ही पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। पहले भाग का नाम है स्थिर विद्युत विभव, यानी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्थिर विद्युत विभव, इसमें डिटेल में हम चर्चा करेंगे आखिर ये विभव क्या होता है। आखिर ये विभव क्या होता है। विभव पे चर्चा करने से पहले मैं आपको ले चलता हूं कक्षा 11 की ओर। वहां पे हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। वहां पे ऊर्जा दो प्रकार की थी, स्थितिज ऊर्जा और एक काइनेटिक देखा था आपने, गतिज ऊर्जा देखा था। और वहां पे आपने ये भी देखा था ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है। हमने ये भी देखा था ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कार्य करता है, यानी कुल ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी अपने को पता है। हम ये भी जानते हैं कि स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा आती है ना। स्थिति में परिवर्तन अगर हो रहा है तो स्थितिज ऊर्जा आएगी, और गति के कारण, वस्तु में अगर कोई गति हो रहा है उसके कारण क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। जब हम किसी पदार्थ को उठाते हैं, जैसे यहाँ पे हम इस बॉल को उठा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या होगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसके अंदर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। जब मैं इस गेंद को धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे उठाऊं और यहाँ ला के रख दूं धीरे से, तो वहां पे क्या होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और जैसे इसको हम क्या करें, उठाने के बाद यहाँ से हमने उठाया और क्या किया, यहाँ तक ले गए। अब इसको हमने क्या किया, धकेल दिया तो इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा थी वो किस में बदल गई, गतिज ऊर्जा में बदल गई। गति मिल गई ना इसको, तो उसमें क्या हो गया, गतिज ऊर्जा में बदल गई। साथ में आपको ये भी ध्यान होगा, U बराबर mgh होता है, पता ही अपने को। U जो होता है वो क्या होता है, U बराबर होता है mgh, यानी गतिज ऊर्जा जो भी अपने पास, U बराबर क्या होता है, mgh होता है। ये अपने को पता है, ठीक है। चलिए, जब अपने को ये पता है तो हम क्या करें, यहाँ पे इसको बॉल को, इस गेंद को धीरे धीरे उठा रहे हैं। तो किसमें, गुरुत्वीय बल जो लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसके क्या कर रहे हो, विरुद्ध कार्य कर रहे हो। आप क्या करो, यहाँ पे गुरुत्वीय जो बल लग रहा है उसके विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, यानी उसके विरुद्ध उठ ले रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो रहा है, जिस गेंद को उठा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है, नीचे को खींच रहा है। तो यानी एक हम उसको उठाने के लिए अलग से बल का प्रयोग करते हैं। अपने आप तो उठता नहीं है, ऐसा तो है नहीं अपने आप उठ जाए, गिर जरूर जाता है, हल्का सा धक्का दिया फटाफट नीचे आ गया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन ये गेंद अपने आप ऊपर नहीं उठ सकता। देखिए, उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसको पकड़ना पड़ रहा है, और इसको उठाया जब मैंने तो एक बल लगा रहा हूं। मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक बल लगाना पड़ रहा है। वो बल क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लग रहा है ना। तो इसलिए वो बल क्या होगा, माइनस में जाएगा। वो बल क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल मेरे बल को क्या कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बाह्य बल। ये क्या होता है, बाह्य बल होता है। तो जब इस गेंद को उठा के यहाँ तक रखते हैं तो इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। धीरे धीरे उठाना है, एक साथ नहीं उठाना है, ऐसे उठा के नहीं लेना वरना त्वरण आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। यह स्थितिज ऊर्जा इसमें रहती है, और जैसे हम इसको गिराते हैं तो इसमें क्या होता है, यह स्थितिज ऊर्जा इसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। बस इसी थ्योरी पे आज हम विद्युत विभव की बात करेंगे कि भाई ऐसा इनमें भी होता है क्या, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम, विद्युत विभव को। और विद्युत विभव को शुरू करने से पहले हमने ये चीज़ देख लिया, स्थितिज ऊर्जा ऐसा कैसे आवेशों में भी होता है। सेम ये की बात क्या होती है, आवेश में भी होती है। तो यहाँ पे हमने आवेश की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक परीक्षण आवेश ले लिया। अपन ने क्या किया, एक परीक्षण आवेश ले लिया Q0। आपको पता है परीक्षण आवेश क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, धनावेश होता है। लास्ट के चैप्टर में अपन ने इस चीज़ को अच्छी तरह पढ़ा है ना। परीक्षण धनावेश होता है, छोटा सा होता है, किसी पे खुद का प्रभाव नहीं डालता है, अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कूलॉम के नियम में काम आया था। चलिए हम क्या करते हैं, इस परीक्षण आवेश को, जैसे ये अपने पास Q0 है, किसी बिंदु P पर स्थित है। कहां पर है ये परीक्षण आवेश मेरा, किसी भी बिंदु P पर स्थित है, ठीक है। इस परीक्षण आवेश को Q0 को है ना, इसके अंदर लेने की कोशिश करते हैं। जब इसमें लाओगे तो आप क्या करोगे, इस पे एक बल तो लगता है, विद्युत क्षेत्र वाला बल देखा था, इस पे बल लगता है। कौन सा बल लगता है, F जो होता है वो क्या होता है, Q0 इंटू E के बराबर होता है। भाई कोई अपने पास आवेश है, क्यों क्या है अपने पास, कोई आवेश है। यहाँ पे अगर परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो क्या होगा, इस पे बल, परीक्षण आवेश क्या करेगा, बल महसूस करेगा ना। पहले बताया था आपको, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, विद्युत बल रेखाएं, ये सब अपन ने क्या किया, डिटेल में पढ़ लिया। और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो पहला चैप्टर एक बार दोबारा देखे जाके वीडियो को। जब तक आपको पहला चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो अगला नहीं आएगा समझ में, क्योंकि
विज्ञान संख्याएं जो होती है उसमें सारा ज्ञान क्या होता है, क्रमबद्ध होता है। चाहे आप वो फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ ले लो, किसी को ले लो, क्रमबद्ध होता है। तो जब तक आपको पिछला समझ में नहीं आएगा अगला बिल्कुल नहीं आएगा आपके समझ में। तो एक बार आप पिछला चैप्टर जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो हमने बात की जो एफ होता है वो क्या होता है, Q0 इंटू क्या होता है, E होता है। ये बल जो लगता है Q0 इंटू E के बराबर होता है, आवेश और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के तुल्य होता है। ये अपन ने वहाँ पे बात कर ली थी। अब मुझे क्या करना है, ये जो परीक्षण आवेश है ना, ये परीक्षण आवेश है, किसी एक बिंदु पे रखा हुआ है और दूसरे बिंदु पे लाना है, मुझे धीरे धीरे लाना है, स्लोली बिल्कुल धीरे धीरे लेके आना है। मुझे क्या करना है, बिल्कुल धीरे धीरे इसको लाना है। कैसे लाओगे, देखिए सपोज कीजिए अपने पास कोई भी कहीं पे भी मान लेते हैं, एक बार मेरे पास यहाँ पे Q0 है, ठीक है, यहाँ पे मेरा एक आवेश रखा हुआ है Q, ठीक है, स्रोत आवेश होता है जो ये क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसको धकेलने की कोशिश करेगा। मान लो ये कहीं पे भी रखा हुआ है अपने पास, मान लीजिए ए बिंदु पे रखा हुआ है, ठीक है, इसको मेरे को क्या करना है, बी बिंदु तक लाना है। इस परीक्षण आवेश को मुझे क्या करना है, बी बिंदु तक लाना है। कैसे लाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे लाऊंगा, एक साथ नहीं, ऐसा नहीं कि उठा के सीधा यहाँ ले आए, उठा के सीधा यहाँ रख दूंगा तो क्या होगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा नहीं आएगी। मुझे क्या करना है, बिल्कुल धीरे धीरे लेके आऊंगा। जैसे मैं धीरे धीरे यानी पहले यहाँ लेके आए, फिर इतने डी छोटी सी दूरी पे लेके आओ, अल्पांश की दूरी पे फिर यहाँ लेके आएंगे, फिर यहाँ बिल्कुल हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, बिल्कुल धीरे धीरे लेके आओ, बिल्कुल धीरे धीरे अपन लेके आएंगे। जैसा कि अभी आपको चित्र में दिखाया था, इस चित्र में दिखाया था ना, यहाँ पे इस गेंद को हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे उठा रहे हैं। ये गेंद है अपने पास, देखिए बिल्कुल धीरे धीरे उठा रहे हैं। चाहते तो एक साथ रख देते हैं हम, तो एक साथ नहीं रख रहे, बिल्कुल अपने को क्या करना है, धीरे धीरे लाना है। समझ गए, धीरे धीरे क्यों लाना है, जिससे त्वरण उत्पन्न ना हो, ठीक है, इससे क्या हो, त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, उसको धीरे धीरे लेके आना है, ठीक है। चलिए लाते हैं यहाँ पे। जब धीरे धीरे लाओगे तो ये क्या होगा, ए बिंदु से कहाँ तक आ चुका होगा, ये बी बिंदु तक आ चुका होगा। अब देखो जैसे जैसे इस परीक्षण आवेश को आप इसके पास लाओगे, बल क्या होगा, आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, हमें क्या होगा, बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूरी बहुत कम कम ले रहे हैं, इसलिए बल हमें लगेगा कि एक जैसा कांस्टेंट ही है। दूरी क्या कर रहे हैं, बहुत कम कम ले रहे हैं ना, इसलिए एक जैसा बल लगेगा। वो जो हम बल लगा रहे हैं, धकेल के उस तक ला रहे हैं, वो बल हमारा क्या होगा, बाह्य बल होगा। वो क्या होगा, बाह्य बल होगा, और साथ में कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होने के कारण क्या है बताइए, क्यों होगा, क्योंकि इसके विपरीत लेके जा रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हैं, ए बिंदु से बी बिंदु तक क्या कर रहे हो, एक कार्य कर रहे हो। ये कार्य भी आपका क्या होगा, उस बाह्य बल के कारण ऋणात्मक होगा। या फिर आप ये डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। मान लो अपने पास इधर आ रहे हैं ना, इधर क्या हो रहा है, डिस्टेंस माइनस का हो जाएगा, और उधर जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, प्लस का होगा। तो डिस्टेंस कम कर रहे हैं, इस वजह से भी क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है ना। तो विस्थापन क्या हो रहा है, इसका ऋणात्मक दिशा में हो रहा है। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं, बल हम क्या कर रहे हैं, इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हमारा बल क्या आ रहा है, विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो मेरा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो फाइनली अगर मैं W निकालना चाहूँ, जो मेरा कार्य किया हुआ है पूरे का, कहाँ से, A से B तक का, मैं क्या करूँ, A से लेके B, यानी बिंदु A से बिंदु B तक मैं इस परीक्षण आवेश को लेके जा रहा हूँ। इसमें मुझे वर्क डन कितना पड़ना, इसमें मुझे वर्क डन कितना कार्य करना पड़ा, ये देखना चाहता हूँ। तो कार्य बराबर क्या होता है, आपको पता ही है, वर्क आपने पहले पढ़ रखा है। कार्य क्या होता है, एफ डी कोस थीटा होता है ना, एफ डॉट डी, ये तो होता है। और इसको अगर आप खोलते हैं तो आप यूँ लिखते हैं एफ डी कोस थीटा, ये होता है एफ डी कोस थीटा। तो ये अपना क्या होता है, कार्य होता है। अब कहाँ से कहाँ तक करना चाहते हैं, छोटा सा कार्य माना अपन ने, यहाँ पे क्या है, अल्पांश ले रहे ना, छोटा सा कार्य मानोगे। अगर मैं छोटा सा कार्य मानूं तो आप छोटे से कार्य के लिए कहोगे कि डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ और आर दूरी पे ले जा रहे हैं तो डी आर मान लें। डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ डॉट डी आर। पूरा वर्क चाहिए, आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर पूरा वर्क चाहिए, जैसे मुझे डब्ल्यू चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, किसका, डी डब्ल्यू का, अल्पांश का जो भी है उसका अगर आप समाकलन कर लेंगे तो अपने को क्या होगा, कंप्लीट मिलेगा। जब हम समाकलन कर लेंगे हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा। तो बस यहाँ पे भी मैंने यही कर रखा है, इसका समाकलन कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, किस बिंदु से किस बिंदु तक कार्य कर रहे हो। देखिए इस परीक्षण आवेश को कहाँ से मैं ए से कहाँ तक ला रहा हूँ, बी तक ला रहा हूँ। मैं इसको कहाँ से कहाँ तक ला रहा हूँ, एक को परीक्षण आवेश को ए से कहाँ तक ला रहा हूँ, मैं बी तक ला रहा हूँ।
तो मेरी लिमिट लग जाएगी ए से लेके बी तक। समाकलन में लिमिट वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, एक आर्टिकल भी किया था हमने पहले चैप्टर में और आता भी है आपको, ठीक है। तो मैंने ये लिमिट लगा दी ए से लेके बी तक, ठीक है। ये क्या हो गया, अपना लिमिट लग गया। अब इसको क्या करें, अब अपने को क्या करना है, एफ ई एक्स टी का मतलब है एक्सटर्नल बाह्य फोर्स, है ना, बाहर का फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल बाह्य होता है, वो बताया भी आपको क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उसके विरुद्ध कर रहे हैं ना, एफ ई विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, उल्टी दिशा में होगा, ऋणात्मक होगा, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस का ले लिया। समझ रहे हो बात को। ये तो आपका एफ ई चल रहा था और इसके विरुद्ध आपने क्या किया, इसके विरुद्ध आपने क्या किया, एफ एक्सटर्नल लगाया है ना, इसके विरुद्ध हमने क्या किया, एफ एक्सटर्नल लगाया है, इसलिए हमने क्या किया, इसका माइनस ले लिया। क्लियर यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आ गई ना। शॉर्ट में बताना चाहूँ तो देखिए, मैंने सिर्फ इतना सा कहा है आपसे कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी स्रोत आवेश है, मेरे पास क्या है, कोई भी स्रोत आवेश है, कहीं पे भी रखा हुआ है, ठीक है। और एक दूरी पे कहीं पे मेरे पास क्या था, ये परीक्षण आवेश था, मैंने उसको मान लिया ए बिंदु पे, ये परीक्षण आवेश कहाँ मान लिया, ए बिंदु पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस परीक्षण आवेश को इधर लाना है, इधर लाना है, तो ये क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र लगा रहा है, विद्युत बल भी लग रहा है इसका, उसको क्या करेगा, रिपल करेगा, धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब मुझे इस Q0 को क्या करना है, स्लोली लाना है, बिल्कुल धीरे धीरे लाना है, एक साथ नहीं लाना। ऐसे मत कर देना कि यहाँ से हमने इसको उठाया और एक साथ यहाँ ला के रख दिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, एक साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको धीरे धीरे ला रहे हैं। जैसे मान लिया अपने पास, मुझे ये ए पॉइंट है, तो पहले मैंने क्या किया, ए पॉइंट पे मेरे पास ये Q0 हुआ, फिर क्या हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा आगे लेके आ गया, है ना, फिर थोड़ा सा आगे ले गया, धीरे धीरे इसको धकेलते हुए अपने को क्या करना है, धीरे धीरे लाना है। धीरे धीरे लाने पे मुझे कहाँ तक लाना है, बी तक लाना है, धीरे धीरे लाना है, इसका ध्यान रखना। धीरे धीरे लाने से फ़ायदा क्या होता है, बल एक समान लगता है। छोटी छोटी दूरी के लाओगे ना तो हल्का हल्का चेंज होगा, लेकिन अपने को प्रैक्टिकली वो चीज़ अनुभव नहीं होगी, ठीक है। जब आप धीरे धीरे ला रहे हो तो एक अल्पांश की बात कर रहे हैं, कितनी कितनी दूरी पे, स्मॉल आर का क्या करें, अल्पांश ले लें, डी आर दूरी पे ला रहे हो, तो जो अपना कार्य होता है वो अपन जानते हैं, बल इंटू विस्थापन होता है। तो एफ इंटू क्या हो गया, डी आर हो गया, विस्थापन क्या हो गया, डी आर हो गया। ये विस्थापन कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो ये तो अपना डी डब्ल्यू बोलेंगे, और जो अपना विस्थापन होगा वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो हम जानते हैं ए बिंदु से लेके कहाँ तक, बी बिंदु तक हो गया, एफ डी आर। एफ कौन सा लगा रहे थे आप, तो आप कहोगे हम तो बाह्य बल लगा रहे थे, एक्सटर्नल ई एक्स टी, है ना। और ई एक्स टी जो एक्सटर्नल है वो किस बल के बराबर होता है, अभी मैंने बताया माइनस के बराबर होगा। क्या होगा अपने पास, माइनस के बराबर हो जाएगा, तो माइनस लगा दिया, और आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र वाला बल आ जाएगा और डी आर आ जाएगा। ये चीज़ अपन ने अभी तक पढ़ी है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, जब आपकी बात यहाँ तक समझ में आ गई तो आपने प्रथम अध्याय में ये भी पढ़ा कि एफ क्या होता है, Q0 इंटू ई के बराबर होता है। एफ क्या होता है, Q0 और ई के बराबर होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, समझ गए होंगे बात को, क्या करूँगा, एफ की जगह मान को रख देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एफ की जगह इस मान को रखा तो ये आ गया अपने पास Q0 ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ध्यान देना, कार्य हमेशा क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या डिस्टेंस जो भी है ना उसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। और डॉट प्रोडक्ट आपको अभी भी याद होगा, पहले भी अपन ने बता दिया कि ए डॉट जो बी होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा। अपना क्या होता है, ये होता है ए बी कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान होगा आपको। चलिए, तो अपन ने ये कर लिया, Q0 रख दिया। Q0 क्या है, आपका कांस्टेंट है, समाकलन से कांस्टेंट क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है, ठीक है। समाकलन से क्या होगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकल गया तो फाइनली अपने पास ये जो WAB है वो इसके बराबर आ गया, माइनस का Q0 ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको कहा है ना। क्या कहा है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। थोड़ी देर पहले आपको मैंने ये भी बताया कि जब हम धीरे धीरे स्लोली लेके जाते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जब यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आपका ये यहाँ ए बिंदु पे Q0 था, जब मैं इसको धीरे धीरे बी बिंदु पे लेके आ गया, यहाँ पे बी बिंदु पे लेके आ गया, तो यहाँ से जब यहाँ तक लाऊंगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, है ना। वो ऊर्जा आ जाएगी, तो ऊर्जा क्या होगी, कितनी होगी वो ऊर्जा, वहाँ पे आपने पढ़ा था जब भी हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो अंतर की बात करते हैं, दो
बिंदु पे अंतर निकालते हैं वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे भी ये होगा कि ए पे और बी पे जो स्थितिज ऊर्जा आ रही है ना, उनका हम क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। यानी ये आ जाएगा अपने पास क्यू ए बी किसके बराबर हो जाएगा, मेरा ये अंतर आ जाएगा डेल यू। डेल यू क्या होगा, यू बी माइनस यू ए हो जाएगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, कितना आ गया अपने पास, इसको जब अंतर निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस का क्यू जीरो, यही है पूरा का पूरा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू जीरो ए से बी ई डी आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा याद रखना कि ये क्या होता है, डेल यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये डेल यू के बराबर होता है। समझ गए होंगे बात को, यहाँ पे क्लियर है इस बात को कि ये जो अपने पास भाई कहने का मतलब ये है कि सब इसको हम स्लोली स्लोली यहाँ तक लाएं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा आ गई है ना, स्थितिज ऊर्जा आ गई। और ये स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हुई, तो ये डेल यू हो गया। और डेल यू किसके बराबर होगा, अपने पास क्या होगा, डेल यू किसके बराबर होगा, बी बिंदु पे और ए बिंदु पे जो ऊर्जा है ना स्थितिज ऊर्जा, उसके माइनस के बराबर होगा। और वो ऊपर अपन ने किया हुआ कार्य, भाई माइनस जो कर रहे हो इस बिंदु से यहाँ तक आने के स्थितिज ऊर्जा कैसे आया, कार्य करना पड़ा ना, तो उस कार्य के ही बराबर होगा। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, क्यू जीरो, और जो अपना वो आया हुआ है देखिए वहाँ से ए से बी ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब मैं बात करूं कि मेरा प्रेक्षण आवेश कहाँ था, अनंत पे रखा हुआ था। मेरा जो प्रेक्षण आवेश था वो कहाँ था, अनंत पे। यानी ए को मैं क्या मान लूँ, अनंत मान लेता हूँ। ए बिंदु जो है वो क्या मान लेता हूँ, अनंत मान लेता हूँ। अनंत में मेरा प्रेक्षण आवेश रखा हुआ था। अब सोचिए अपने पास कोई स्रोत आवेश ये है और इससे अनंत दूरी पे, इससे क्या हो गया, अनंत दूरी पे, कितनी दूरी पे, अनंत दूरी पे मेरा एक प्रेक्षण आवेश रखा हुआ है। इस प्रेक्षण आवेश पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, बताइए कितनी आएगी। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है ई, वो क्या होता है, दूरी के वर्ग के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। यानी जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही ई क्या होगा, कम होगा। जितना बढ़ाओगे उतना ही ई क्या होगा, कम होगा। अब बिल्कुल ही मैंने बढ़ा दिया, सबसे लास्ट में लेके चला गया, तो सबसे लास्ट में ई कितना होगा, यानी अनंत पे ई का मान कितना आना चाहिए, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। भाई जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे वहां पे क्या होगा, प्रभाव खत्म होने लग जाता है ना। जैसे जैसे दूर लेके जाते हैं वहां पे क्या होता है, प्रभाव उसका खत्म होना जाता है। जैसे विद्युत क्षेत्र में आप क्या करें, किसी बिंदु को दूर लेके जाओ, तो जितना दूर लेके जाओगे उसमें तीव्रता उतनी ही क्या होगी, कम होने लगेगी। ये अपना प्रतिकर्षण बल इस पे Q0 पे अनंत पे बिल्कुल ही नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल ये बिल्कुल ही नहीं लगा पाएगा। यानी ई का मान हमने क्या किया, वहां पे लगभग 0 होगा। मान लिया कितना है, 0 है। ठीक है, जब 0 है तो वहां पे बल नहीं लगेगा, बल नहीं लगेगा तो वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, है ना, नहीं आएगी ना, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। तो वहां पे यू अनंत पे जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 हो जाएगी, इसका मतलब अनंत से किसी आवेश को बी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा उस बिंदु पे यू बी। भाई यू ए तो 0 हो गया ना, तो केवल यू बी निकलेगा। और ये वो की वही चीज़ आ जाएगी जो अपन ने पिछली बार लिखा था, माइनस Q0 ए अनंत से बी करेंगे, इस बार ए से बी नहीं करेंगे, अनंत से बी तक समाकलन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। समझ गए बात को, यानी अनंत से लाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्थिति में यह कार्य क्या होता है, परीक्षण आवेश Q0 के विद्युत क्षेत्र में बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होती है। यानी आपसे कहा जाए कि एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु बी पे ला रहे हैं तो किया गया कार्य कितना होगा, तो आप कहेंगे कि जो बिंदु बी पे स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुई ना, वो उसके किए गए कार्य के क्या होगा, तुल्य होगा। ठीक है, संभवतः ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी, मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ये बात को अपन ने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किया। एक परीक्षण आवेश को हम क्या कर रहे हैं, पहले ए बिंदु से बी बिंदु तक लाते हैं। ठीक है, वहाँ हम कार्य देखते हैं तो वो कार्य किसके बराबर आता है, उनके स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर आता है। क्यों आता है, क्योंकि हम स्लोली धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, इस कारण, है ना। बाद में जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, जैसे इसके पास लेके आओगे ना, यहाँ पे लेके आओगे बी पे, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इस पे क्या करेगा, ये इसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, एकदम से दूर भागेगा, एकदम से दूर भागेगा, तो वो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। वो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लग जाएगा। क्लियर ये बात को। तो हमें बच्चों इतना सा याद रखना है कि किसी बिंदु
तक, यानी किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे अगर आप आवेश ला रहे हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा, दोनों बिंदुओं पे जो स्थितिज ऊर्जा है उसके अंतर के बराबर होगा। और पर्टिकुलर किसी बिंदु पे ही देखना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हम अनंत से लाए हैं तो उस बिंदु पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसके बराबर ही किया गया कार्य होगा। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए, जब ये बात क्लियर हो गई तो बात हम करते हैं विद्युत विभवांतर की। विद्युत विभवांतर की, वैसे तो हमारा टॉपिक का नाम है विद्युत विभव, किसी बिंदु पे हम विभव ज्ञात करते हैं, या जैसे हमने यहाँ पे किसी बिंदु बी पे हमने क्या किया, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, किसी बिंदु पे स्थितिज ऊर्जा नहीं होता, किसी बिंदु पे नहीं होता, इनके अंतर से ही बनाया जाता है। तो प्रैक्टिकली जो बात है वो अंतर ही होता है, सैद्धांतिक क्या होता है, अंतर ही होता है। अंतर में हम एक को क्या करते हैं, अनंत कर लेते हैं, उससे हल हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो जैसा आपने स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा वैसा वैसा अपने पास क्या है, विद्युत विभवांतर है। ठीक है, विद्युत विभवांतर होता है। सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हमारे पास क्या है, एक स्रोत आवेश है, मेरे पास क्या है, एक स्रोत आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, मैंने मान लिया कि माना किसी आवेश प्लस क्यू के कारण उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, होता ही है, पता ही है आपको। अपन क्या करें, एक स्रोत आवेश लेंगे तो उसके चारों ओर क्या होगा, अपना एक क्षेत्र बना लेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, पढ़ा था ना। ठीक है, जब हम इस विद्युत क्षेत्र में कोई भी परीक्षण आवेश रख दें तो वो क्या करेगा, एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ये प्लस क्यों क्या करेगा, उसको धकेलने की कोशिश करेगा परीक्षण आवेश को, क्योंकि परीक्षण धन आवेश होता है, ये भी धन आवेश है वो भी धन आवेश है, इसलिए क्या करेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, इस पर क्या होता है, एक प्रतिकर्षण बल लगता है। हम क्या करें, इस परीक्षण आवेश को मैं क्या कर रहा हूं, बिंदु बी से ए तक ला रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, परीक्षण आवेश को किसी बिंदु बी से अन्य बिंदु ए तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा ना। यानी मैं इसको यहां से लेके यहां तक लेके आता हूं, मैं क्या करता हूं, यहां से लेके यहां तक लाता हूं, धीरे धीरे, ध्यान रखना, धीरे धीरे एक साथ नहीं रखना, धीरे धीरे लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये है, ये मेरी तरफ आ रही है, ये लगातार क्या हो रहा है, मेरी तरफ आ रही है, तो मुझे इसको रोक के मुझे यूँ धकेलना है, तो धकेलने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना मुझे, क्योंकि ये आ रही है, उसके बल को भी ख़त्म करना है और बाद में उससे ज़्यादा बल लगा के मुझे क्या करना है, धकेलना है। तो ये जो आ रही है इसके विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। जैसे अपन दरवाज़ा लगा देते हैं, है ना, और दरवाजे को वापस हम क्या करें, खोलें धक्का दे के, लेकिन पीछे से क्या है, किसी ने रोक रखा है ऊपर के, खोलने नहीं दे रहा, तो हम ज़्यादा बल लगाएंगे तभी तो दरवाज़ा खुलेगा। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, पीछे से उस दरवाजे को जिसने रोक रखा है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, उसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है। ऐसा कैसा यहाँ है, ये जो Q0 ला रहा हूँ मैं बी से ए तक, Q0 क्या कर रहा हूँ मैं, बी से ए तक ला रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो प्रतिकर्षण बल है क्यू का, स्रोत आवेश का, उसके विरुद्ध मुझे एक बल लगाना पड़ेगा, जिसको मैं क्या कहता हूँ, बाह्य बल कहता हूँ। वो क्या होता है, अपने पास बाह्य बल होता है जो कि प्रतिकर्षण बल के क्या होगा, विरुद्ध लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, परीक्षण आवेश जो है ना मेरा धनावेश होता है, इसको एकांक मान लेता हूँ। अपन क्या मान लें, एकांक मान लें। तो जब एकांक मान लेते हैं तो यहाँ पे एक परिभाषा बन जाती है जो आपको लिखनी है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। आपसे पूछ लें कि विभवांतर क्या होता है, तो ये परिभाषा लिख के आएंगे, क्या रहेगा अपने पास कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो क्या होता है, दोनों बिंदुओं का विभवांतर होता है। ठीक है, परिभाषा पूछते रहते हैं तो आपको ये परिभाषा कॉपी में लिख लें। आशा ही नहीं, उम्मीद है आप कॉपी और पेन लेके अवश्य बैठे हुए हैं जिसमें आप इसको लिख रहे हैं। ठीक है, लिख लिया आपने। चलिए, जब आपने लिख लिया तो बात करें कि जो अपना परीक्षण आवेश था, अपने पास जो परीक्षण आवेश था, मैं मान लेता हूँ उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W है। कौन से बिंदु से, बी से ए में, कितना मान लिया मैंने, W मान लिया। ठीक है, तो अब ये जो W होगा वो क्या होगा, VA माइनस VB होगा, किसके बराबर होगा, W बटा Q0 के बराबर होगा। W बटा क्या होगा, Q0 के बराबर होगा। ठीक है, एकांक धनावेश की बात कर रहे थे, तो Q0 का मान अगर मैं 1 ले लूंगा तो W आ जाएगा। यहाँ पे जो मेरे पास सूत्र बना हुआ है,
इस सूत्र से भी मैं एक परिभाषा बना सकता हूं, इस सूत्र से भी क्या कर सकता हूं, मैं एक डेफिनेशन बना सकता हूं, एक परिभाषा बना सकता हूं। देखिए क्या हो गया, दो बिंदुओं के मध्य जो कार्य हो रहा है वो, और बटे में क्या आ रहा है, आवेश, तो दोनों का जो अनुपात है उससे अपन बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र आराम से बना सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, दोनों बिंदुओं के मध्य जो कार्य किया गया है और जो आवेश लिया गया है, परीक्षण आवेश लिया गया है, उसके अनुपात के बराबर होता है। ये परिभाषा भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक नोट बात करने वाली बात है कि आप हर जगह देख रहे हो VA माइनस VB, ठीक है, केवल बिंदु की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने किया, यहाँ पे भी हमने क्या क्या किया, ये निकाला था वर्क, AB निकाला था, अनंत के लिए निकाला था, तो भी अपन ने क्या किया था, B माइनस A लिखा था। तो क्या देख रहे हो आप, केवल बिंदु की बात कर रहे हो, हम कहीं पे भी पथ का पता नहीं करेंगे किस पथ से आना है। हमने पथ नहीं बताया ना भाई, यहाँ आना है अपने को, क्या करना है, एक धन आवेश को B से A पे लाना है। तो मैं तो B से A इधर से यूं भी ला सकता हूं, है ना, इधर से भी ला सकता हूं, यूं घूमता घूमता भी वापस आ सकता हूं, कैसे भी आ सकता हूं। मुझे तो क्या करना है, बिंदु A पे आना है ना, तो ये स्थिर रहता है। बात एक ही है, कैसे भी आ जाए तो इस पे पथ पे निर्भर नहीं करता। जैसे यहाँ पे है कि मैं कोई आवेश ला रहा हूँ, A से B मैं ऐसे भी आ सकता हूँ, A से B मैं ऐसे भी आ सकता हूँ, A से B यूँ जाके यूँ जाके यूँ जाके यूँ जाके फिर भी आ सकता हूँ। बात एक ही है, क्योंकि बिंदुओं की बात हो रही है। अपनी बात क्या हो रही है, बिंदुओं की हो रही है, बिंदुओं की स्थिति सदिश की बात हो रही है। तो आपका पथ इस पर निर्भर नहीं करता। कारण भी आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, संरक्षी बल है। कैसा है, संरक्षी बल है, 1/r² आता है इसमें, है ना। इस वजह से भी, यानी व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। हमने संरक्षी बल के बारे में कक्षा 11 में भी खूब अच्छी तरह पढ़ा है, और पहले चैप्टर में भी आपको संरक्षी बल के बारे में बताया गया है। तो ये आपका संरक्षी बल है। तो यहाँ पे क्या होता है, केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदु से लेना देना है, पथ से कोई मतलब नहीं। आप कैसे भी आइए, इस परीक्षण आवेश को है ना आपके पास, मान लो ये परीक्षण आवेश क्यों 0 है, इसको कैसे भी यूँ ले जाएं, यूँ ले जाएं, यूँ ले जाएं, फिर यूँ ले जाएं, चाहे कैसे भी ले जाएं, लेकिन B पे ले आए आप, तो क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा, पथ इसको प्रभावित नहीं करेगा। तो ये भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें कि किसी आवेश विन्यास के कारण, लिखिए, किसी आवेश विन्यास के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी परीक्षण आवेश Q0 पर किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। लिख लिया आपने इस चीज को। और किस पे कहता है, यह केवल अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों पर ही निर्भर करता है। अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों पर ही निर्भर करता है, पथ पे ये निर्भर नहीं करता है। यहाँ ये संरक्षी बल है, इसलिए ऐसा होता है। समझ गए होंगे बात को। संरक्षी बल आपको ध्यान ही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो भी संरक्षी बल है, कूलाम बल भी क्या है, संरक्षी बल है, वापस अपनी स्थिति प्राप्त कर लेता है। जैसे स्प्रिंग है, आप दबाइए वापस छोड़िए अपनी स्थिति में आ जाता है। ये सब क्या है, आपके संरक्षी बल के उदाहरण है। इसके बारे में आपने डिटेल में कक्षा 11 में पढ़ रखा है। अगर आपने कक्षा 11 डिटेल में नहीं पढ़ी तो इसी चैनल पर अपने पास कक्षा 11 के भी वीडियो अवेलेबल हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। खोजने में अगर आपको यूट्यूब पे दिक्कत आ रही है तो प्ले स्टोर से आप मिशन ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आपके पास सारे वीडियो सिस्टमेटिकल रखे हुए हैं, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं, कक्षा 11 के वीडियोज को, ठीक है। तो ये बात अपने क्लियर हो गई। तो चलिए देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक भी निकाल लें। तो यहाँ पे मात्रक निकालोगे, देखिए आपके पास दिया हुआ है VA माइनस VB बराबर क्या आ गया, W/Q0, ठीक है। कार्य और आवेश हम जानते हैं, जो कार्य होता है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है ना। और क्यों, आवेश का मात्रक देखा ही था, क्या था, कूलाम था। क्या था अपने पास, कूलाम था। तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया अपने पास विभव या विभवांतर, विभव भी बताऊंगा क्या चीज़ है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल/कूलाम हो गया, जिसको हम SI पद्धति में वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। बात ये SI पद्धति या MKS पद्धति की थी। CGS की बात करूँ कि CGS पद्धति में क्या होगा, है ना, CGS पद्धति में मान क्या होगा। तो CGS पद्धति में देखिए क्या होगा, CGS पद्धति में आपका होगा स्थिर विद्युत मात्रक स्टेट वोल्ट, ठीक है। वहाँ पे आपने कहा था स्टेट कूलाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट वोल्ट हो जाएगा। तो स्टेट वोल्ट का मतलब देखिए यहाँ पे 1 वोल्ट जो अभी अपन ने देखी थी, यहाँ पे हमने क्या किया, आपके पास एक शब्द आया था कि V बराबर, यानी थोड़ी देर के लिए V मान लेते हैं, उसको विभवांतर को अपन क्या करें, V मान लें। V बराबर आ गया W/Q आ गया, थोड़ी देर के लिए Q मान लेते हैं, ठीक है।
V वोल्ट में बताया आपने तो 1 वोल्ट है ना, अपन इसको 1 वोल्ट मान लिया, W 1 जूल मान लिया, और ये क्या किया 1 कुलाम मान लिया। हमने ये 1 जूल मान लिया और ये क्या हो गया 1 कुलाम मान लिया, और ये क्या था अपने पास, ये अपने पास 1 वोल्ट था। तो मैं यहाँ से पहले आपको एक वोल्ट की डेफिनेशन भी बता सकता हूँ, 1 जूल बटा कुलाम, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी जूल बटा कुलाम। तो इस प्रकार आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, क्या, यदि 1 कुलाम आवेश वाले एक प्रेक्षण आवेश, 1 कुलाम आवेश वाला प्रेक्षण आवेश, यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है यहाँ, Q का मान 1, ठीक है, को विद्युत क्षेत्र के 1 वोल्ट, वोल्ट का मतलब बता दिया 1 जूल बटा 1 कुलाम होता है ना, तो 1 वोल्ट एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है 1 वोल्ट होता है। तो बाय द वे आपसे वोल्ट की परिभाषा पूछे, तो यहाँ पे आप ये क्या कर सकते हैं, वोल्ट की डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है ना। आप ये बता सकते हैं कि 1 वोल्ट जो होता है वो क्या होता है 1 जूल और 1 कुलाम के अनुपात के बराबर होता है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। चर्चा कर रहा था मैं सीजीएस पद्धति में कि सीजीएस पद्धति में क्या होता है। तो देखिए सीजीएस पद्धति में आप क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत मात्रक, या फिर अपन क्या कर सकते हैं स्टेट वोल्ट भी बोलेंगे। साधारणतः हम स्टेट वोल्ट ही बोलते हैं। स्टेट वोल्ट का मतलब क्या होता है, अभी आपने देखा 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कुलाम, ठीक है। इसको सीजीएस में ले जाइए, जूल को 1 जूल में बच्चों होता है 10 की घात 7 अर्ग, कितना होता है 10 की घात 7 अर्ग होता है, और 1 कुलाम में होता है 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कुलाम, ठीक है, 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कुलाम। ये 10 की घात 7 अर्ग आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है, और ये पहले चैप्टर अभी 12 में आपको पहले चैप्टर में मैंने बता दिया था ये मान होता है। अब इसको हल कर लें, हल करोगे तो ऊपर तो है पावर 7, नीचे है पावर 2, कितना हो जाएगा नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 9 में से 7 घटाएंगे, हम क्या करेंगे 9 में से 7 घटाएंगे, और जैसे आप 9 में से 7 घटाओगे कितना आएगा, 9 में से 7 गया तो 2, तो 10 की घात 2, और 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है पता ही ना सबको, शाबाश, कितना होता है 100 होता है। इस वजह से यहाँ पे हमने आपको बता रखा है डायरेक्ट ही ये होता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि 1 वोल्ट में स्टेट वोल्ट कितना होता है, तो आप बताएंगे 1 वोल्ट में 1/300 स्टेट वोल्ट होता है, 1/300 स्टेट वोल्ट होता है ना। अगर आपसे पूछे कि 1 स्टेट वोल्ट में वोल्ट कितने होते हैं, तो क्या करेंगे आप वज्र गुणा करके आराम से निकाल सकते हैं। भाई अपने को ये आ गया 1 वोल्ट, अपने पास क्या आ गया 1 वोल्ट में कितना होता है, 1/300 स्टेट वोल्ट होता है, ठीक है। ये अपने को याद रखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए काम आता रहेगा, है ना। ये अपने को क्या होगा, न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न जो आएंगे वहाँ हल करने के काम आता है, समझिए बात को, वहाँ बहुत ज़्यादा देता है, एक हल करने के काम आता है। तो ये अपने पास क्लियर, यहाँ पे हमने मात्रक देख लिया, ठीक है, हमने क्या किया मात्रक देख लिया। अब हम क्या करें, अब हम अपने टॉपिक पर आए, हमारा टॉपिक है विद्युत विभव, हम बात कर रहे हैं विद्युत विभव की, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था कि दो बिंदुओं के मध्य कार्य किया, और कार्य करने के बाद हमने क्या किया स्थितिज ऊर्जा का अंतर प्राप्त किया था। जब आपने स्थितिज ऊर्जा का अंतर प्राप्त किया तो फिर क्या किया, आप अनंत चले गए, और अनंत में हमने क्या किया, वहाँ पे किसका मान निकला था, ई का मान 0 निकला था। बस वो का वो कंसेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। हम क्या करें, वो जो बिंदु था ना अपने पास, वो बिंदु कहाँ रख दें, अनंत पे रख दें। उस बिंदु को हम क्या करें, अनंत पे ले जाएं, यानी अनंत से एकांक धनावेश को मैं किसी बिंदु पर ला रहा हूँ। ध्यान देना क्या कर रहा हूँ मैं, अनंत से किसी एकांक धनावेश को किसी बिंदु पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अभी ला रहा हूँ, परिभाषा भी बनाता हूँ। जब मैं ला रहा हूँ तो विभवांतर के सूत्र से मेरा ये बन जाएगा, भाई वहाँ पे आपके पास क्या था, VA माइनस VB था ना। भाई यहाँ पे हमने क्या किया था, ये तो लिखा था हमने, यहाँ पे हमने लिखा था VA माइनस VB, तो B को मैंने क्या किया, अनंत कर दिया, ठीक है। B को क्या किया, अनंत कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, VA माइनस क्या, V अनंत, ठीक है। V अनंत का मान अपन जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। क्यों, समझ गए क्यों, तो सभी समझ गए ना, क्योंकि वो कहाँ है, अनंत पे रखा हुआ है। अनंत पे क्या होगा, वो जो बल लग रहा है जिसके विरुद्ध हम कार्य करेंगे वो लगेगा ही नहीं, नगण्य हो जाएगा, है ना। तो चलिए ये बात भी अपने को पता है। जब अपने को पता है तो V अनंत को अपन क्या कर दें, 0 रख दें। तो 0 रखते ही आपके पास क्या आ गया, VA का मान आ गया,
अपने पास क्या आ गया, वी ए का मान आ गया W बटा Q0। W बटा कितना आ गया, Q0 आ गया। वी ए है, सामान्य भाषा में V लिखना चाहूँ जिसको मैं विभव बोलूँगा, वो क्या होगा, W यानी कार्य बटे में क्या होगा, Q0 होगा। अब बताइए आप प्रेक्षण आवेश को किस बिंदु से लेके आ रहे हो। यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ कि आप प्रेक्षण आवेश को किस बिंदु से लेके आ रहे हो, तो आप कहोगे अनंत से लेके आ रहे हैं। किससे लेके आ रहे हैं, अनंत से। तो अब बताइए आप डेफिनेशन बना सकते हैं, अब अपन क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं, परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। तो लिखिए आप कॉपी में परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एक प्रेक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, ला रहे थे ना भाई, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव क्या होता है, अनंत से किसी प्रेक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा प्रेक्षण आवेश की मात्रा की निष्पत्ति का मतलब होता है बच्चों अनुपात, क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, शॉर्ट में कहना चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश को या एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पे लाने में किया गया कार्य उस बिंदु की क्या होती है, विभव होती है। मैंने एकांक करूंगा तो क्या होगा, W बटा Q है ना अपने पास, तो ये क्यों हट जाएगा ना, समझ गए। तो दोनों परिभाषाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, अपने को क्या करनी है, दोनों डेफिनेशन याद रखनी है, ये भी और वो भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वही बात है कि अगर अपन ने क्या किया, यदि प्रेक्षण आवेश को 1 कूलाम का धनावेश हो, आपका Q0 क्या हो, 1 कूलाम हो, और अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या हो, 1 जूल हो, तब विभव कितना होगा, तब विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी, सेम वो की वो बात यहाँ पर है। ठीक है भाई, आपके पास ये है ना, V बराबर आप बोलते हो W बटा Q0। मैं W का मान 1 कर दूं, Q का मान 1 कर दूं, तो V का मान कितना आ गया, 1 आ गया। 1 क्या हो गया, वोल्ट हो गया। समझ गए बात को। चलिए देखते हैं विभव की विमा। वैसे तो मैंने विभव की विमा लिख दी, mL2 t की घात -3 और a की घात -1। आप इसको रटे नहीं, आप स्वयं निकाल भी सकते हैं। हम निकाल सकते हैं ना, विमा ज्ञात करने का तरीका आपने कक्षा 11 में खूब सीखा है, यहाँ से आप विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात ही कर लेते हैं कि यहाँ पे विमा कैसे निकलेगा। आप जानते हो अभी थोड़ी देर पहले आपने V बराबर लिखा था, क्या लिखा था, W बटा Q0 होता है, यही था W बटा Q0। W कार्य आप जानते हो क्या होता है, FD होता है, क्या होता है, FD होता है, और ये Q0 आ गया। अब मैं बात करूं बल की, बल को भी जानते हो, बल क्या होता है, त्वरण इंटू द्रव्यमान होता है, MAD हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, MAD, A और ये आ गया अपने पास D बटे में Q। A की बात करूं, त्वरण की बात करूं, तो त्वरण क्या होता है, आपको ध्यान है, त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन के दौरान, यानी V बटा T लिख सकता हूं त्वरण को, थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं ना, A बराबर V अपॉन T। वेग क्या होता है, समय, दूरी जो आती है, दूरी में परिवर्तन की दर, तो इस वेग को मैं क्या लिख सकता हूँ, D लिख लूँ थोड़ी देर के लिए, D बटा T लिख सकता हूँ। ठीक है, दूरी बता रहा हूँ, D का मतलब बटे में Q0। यहाँ तक आ गया समझ में। अब अपने को क्या करना है, विमा ही लिखनी है, इन सब की क्या करनी है, मुझे इस फॉर्म में विमा निकालनी है। विमा निकालनी है मुझे, V की विमा क्या होगी, तो देखिए विमा लिखें, M की विमा तो M ही होगी, D और D हो गया, तो कितने हो गए इसकी विमा, D दूरी लंबाई होती है, नीचे आ गया देखो आपके पास T और T कितना हो गया, T स्क्वायर आ गया, नीचे क्या आ गया अपने पास, T स्क्वायर आ गया। एक Q0 और लिखा हुआ है, अगर आपको ध्यान हो Q0 आवेश की विमा क्या थी, याद आया कुछ, बिल्कुल सही याद आ गया, आवेश की विमा क्या थी, AT थी। अब इसको हल कर लो, आपका आ गया, देखिए M आ गया अपने पास, ठीक है, L की घात 2, T की घात 2 है और T की घात 1 है, नीचे क्या हो गया, T की घात 3 हो गया, ऊपर लेके जाऊंगा तो T की घात कितनी होगी, -3 होगा, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, और A की घात कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगा। ये आपके पास किसकी विमा आ गई, विभव की विमा आ गई। याद करते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद करो और अच्छी बात है, आप कंसेप्ट से ला सकते हो। जितना आप कंसेप्ट से लाते हो उससे क्या होता है, पिछला चीज़ भी हमें याद हो जाता है, याद हो जाता है ना। जैसे मैं यहाँ पे V की विमा निकालने बैठा हूँ, जब मैं V की विमा निकाल रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, पुरानी चीज़ें भी धीरे धीरे याद हो रही है, तो इससे भी अपन
कर सकते हैं। समझ गए विमा की बात। अब चलते हैं आगे कि पृथ्वी का विभव क्या होता है। देखिए विभव को नापने के लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी का सहारा लेते हैं। जैसे कोई भी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कुछ भी नाप रहे हो, क्या करते हो, कई बार आपने देखा होगा, आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे गए होंगे, वहाँ की ऊंचाई बताई जाती है कि इतना ऊंचा है या इतना नीचा है। किससे? समुद्र तल से नापते हैं। तो वैसे ही विभव को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से नापते हैं। पृथ्वी का विभव हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। अगर हमारे किसी पदार्थ का विभव पृथ्वी के विभव से ज़्यादा आता है तो उसको हम धनात्मक विभव कहेंगे, और कम आएगा तो उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक विभव कहेंगे। समझ रहे बात को। तो यही चीज़ है कि जिस प्रकार किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल को शून्य मानकर नापी जाती है, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, वस्तु की विभव की माप पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर मापी जाती है। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्थ का विभव लगभग कितना होता है या क्या मानते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, अर्थ यानी पृथ्वी का जो विभव होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। पृथ्वी का जो विभव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे भी पृथ्वी क्या है, बहुत अच्छा चालक है। थोड़ा बहुत निकाल लो विभव या थोड़ा बहुत दे दो तो उसके कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है, और पृथ्वी को अगर थोड़ा सा आवेश दे दिया जाए या उससे ले लिया जाए तो उसके विभव में क्या होगा, कोई खास परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया विभव दो प्रकार के थे, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। तो आपसे पूछे कि धनात्मक विभव क्या होता है, तो आप ये कहेंगे कि यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक है, भाई पृथ्वी का विभव 0 मान रहे हो ना, 0 से ज़्यादा प्लस का और 0 से कम क्या होगा, माइनस का। सिंपल सी बात है। तो पृथ्वी का विभव यानी शून्य से ज़्यादा जो है वो धनात्मक होगा, पृथ्वी का विभव यानी शून्य से कम विभव जिसका है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और शॉर्ट एंड स्वीट में अगर बात ध्यान रखना चाहें तो ये बात भी ध्यान रखना कि धन आवेशित वस्तुओं का विभव क्या होता है, धनात्मक, और ऋण आवेशित वस्तुओं का विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समझ गए बात को। यहाँ पे अपन ने 3 बातें क्लियर की। एक तो ये कहा कि पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे वस्तु जिनका विभव पृथ्वी के विभव से अधिक है उसमें कैसा विभव होगा, आप कहेंगे धनात्मक विभव होगा। और जिनका पृथ्वी के विभव से कम है उसको विभव कैसा कहेंगे, ऋणात्मक विभव कहेंगे। धनात्मक वस्तुओं का विभव कैसा होगा, धनात्मक विभव होगा। ऋणात्मक वस्तुओं का विभव कैसे होगा, ऋणात्मक विभव होगा। समझ गए बात को। तो ये अपन ने क्या की, विभव की चर्चा कर ली। यहाँ पे हमने क्या किया, विभव की चर्चा की। लेकिन पूरे विभव की चर्चा करने के बाद अभी तक आपको एक बात समझ में नहीं आई होगी कि विभव होता क्या है। ये तो अपन फिजिकली बात कर रहे हैं ना भाई, आवेश वाली बात तो समझ में आ गई, करंट दौड़ रहा था, चालक था, करंट लग रहा था, फिजिकली हम इस चीज़ को महसूस कर रहे थे, है ना। लेकिन अभी तक हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई कि आखिर विभव होता क्या चीज़ है। नहीं आई ना आप लोगों की बात, भाई विभव होता क्या है। जैसे आपसे कोई घर में पुराने बुजुर्ग लोग हैं, वो कहेंगे बताना विभव क्या होता है, आप तो ये परिभाषा दोगे। ये परिभाषा तो अलग चीज़ है, डेफिनेशन अलग चीज़ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए वो अलग चीज़ है, सूत्र बना लिए वो अलग चीज़ है। लेकिन वास्तव में विभव होता क्या है, वास्तव में विभव होता क्या है, बताइए। देखिए वैसे तो आपको 2 चित्र दिख रहे हैं, इससे आपको क्या है, थोड़ा अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि विभव क्या होता है, इस है ना। चलिए इस चित्र पे मैं वापस लाऊंगा आपको। एक चीज़ और बताऊँ आपको, उससे थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे भाई विभव क्या है, विभव क्या है। तो विभव पे जाने से पहले मेरे पास एक समझिए, एक पात्र है। पात्र जानते हो ना, कोई भी बर्तन, पात्र ए में मेरे पास 200 लीटर पानी है। कितना है, 200 लीटर पानी है, ठीक है। एक दूसरा पात्र है मेरे पास, पात्र बी। बी में मेरे पास 150 लीटर पानी है, 150 लीटर पानी है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों पात्र को मैंने रख दिया, पानी का बहाव किधर होगा, पानी का बहाव किधर होगा, तो बता पाओगे क्या। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पानी का जो बहाव होगा वो ए से बी में होगा, है ना। और कुछ ऐसे कह रहे हैं कि बी से ए में होगा, कह रहे हो ना आप। कुछ बच्चों का तो आया कि ए से बी की ओर होगा क्योंकि ए में ज़्यादा है, बी में कम है, तो 200 लीटर से 150 लीटर में चला जाएगा। कुछ कह रहे हैं नहीं सर, बी से ए में भी हो सकता है। अच्छा, कुछ ये भी कह रहे हैं कि नहीं होगा, बहाव होगा ही नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग बर्तन में रखे हुए हैं, बहाव होगा ही नहीं, बहाव होगा ही नहीं। सही है क्या बात, देखिए बिल्कुल सही है। परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे बहाव करने के लिए हमें क्या करना होगा, परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा। कैसे,
सपोज कीजिए मैंने ये ले लिया, इसमें तो क्या किया 200 लीटर पानी ले लिया, ये पात्र है मेरे पास, इसको क्या किया मैंने 200 लीटर का पानी ले लिया, इसके अंदर मैंने क्या किया 200 लीटर पानी लिया, यानी कौन सा पात्र है ये, आपको मैंने ए बताया था, ये ए है, ठीक है। और मैंने एक ये वाला पात्र लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया 150 लीटर पानी लिया, 150 लीटर पानी ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया, मैंने क्या किया इसको यहाँ एक पाइप लगा दी, इस पाइप से अपन ने क्या किया इसको जोड़ दिया, ये पाइप है इसमें से पानी आ सकता है अपने पास, ठीक है। अपन ने क्या किया जोड़ दिया, यहां से ले लिया अपन ने, ठीक है। अब क्या होगा आप देखो, आप जिसकी बात कर रहे थे अब क्या होगा, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है यहां तक अपने पास क्या है पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ यहां तक पानी भरा हुआ है, क्या होगा आप समझ गए होंगे बात को, बी वाले से पानी निकल के क्या होगा, यहां से पानी निकल के इसकी ओर आने लगेगा। तो यहां क्या देख रहे हो, बी से ए की ओर आ रहा है, बी से क्या हो रहा है ए की ओर आ रहा है। उल्टा भी हो सकता था, जिसने कहा था ना बी से ए की ओर जाएगा, वो भी कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं क्या करूं ऐसा कैसा ही पात्र रख लूं, इसकी ऊंचाई क्या करूं ऊपर ले जाऊं, इसको क्या करूं ऊपर रख दूं, इसको नीचे। अब ये क्या होगा, जब इसको ऊपर ले जाऊंगा और इसको नीचे ले आऊंगा तो क्या होगा, इसका पानी इसमें आएगा। तो कुल मिला के बात ये हो गई, आप ये कह सकते हो पानी तो ऊंचाई से क्या होगा नीचाई की ओर जाएगा। पानी जो बहता है, अभी नदियां नाले देखे ना आपने, क्या देखा है ऊपर से क्या होता है नीचे की ओर बहता है, पानी क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर बहता है, पानी क्या होगा ऊपर से क्या होगा नीचे की ओर आएगा। ये पानी के बहाव की दिशा है, यही बात उसमें है कि आप ये देखेंगे आवेश किस ओर बहेगा, आवेश की बहने की दिशा कौन सी है, आवेश की बहने की दिशा विभव से पता चलती है। किससे पता चलती है अपने को, विभव से पता चलती है कि ये इसमें जो आवेश है ना इसका डायरेक्शन किधर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव होगा या निम्न विभव से उच्च विभव होगा, किस ओर डायरेक्शन जाएगा, तो ये बताता है आपका विभव। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन क्या होता है गमन करता है, इलेक्ट्रॉन गमन करता है तो क्या होता है आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन दिशा कौन सी होगी, दिशा कौन सी होगी, तो दिशा क्या बताता है विभव बताता है, विभव क्या करता है उसकी दिशा बताता है, ठीक है, उसकी क्या करता है दिशा बताता है। यहाँ पे भी ये चीज़ आपको यही बताया गया है कि ये जो जा रहे हैं ना समझाने के लिए लिया हुआ ये चित्र कि दिशा कौन सी होगी। तो समझ गए बात को। तो अगर अपने को ये पता करना हो कि इलेक्ट्रॉन का गमन किस दिशा में होगा यानी आवेश किधर बहेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे विभव निकालेंगे, ठीक है। लेकिन कतई हम विभव की परिभाषा ये नहीं दे सकते, इस बात का भी ध्यान देना, आप विभव की परिभाषा ये नहीं बना सकते कि आवेश की दिशा बताने वाला विभव होता है। ये तो केवल क्या है समझने के लिए है, ये चीज़ क्या है केवल अपने समझने के लिए है कि यह चीज़ होता है। परिभाषा तो आपको वही देना है W/Q0 या क्या एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव को प्रदर्शित करता है। परीक्षा में जब भी क्वेश्चन आए तो अपने को डेफिनेशन वही देनी है। ये तो केवल समझने की बात है कि इससे अपने को क्या पता चल जाता है आवेश का प्रवाह की दिशा मिल जाती है, जैसे इसको है ना। अब उच्च विभव की ओर होगा या निम्न विभव की ओर होगा, धनात्मक की ओर होगा या ऋणात्मक की ओर होगा, ये सब समझने के लिए आप मिलिए मुझसे अगले वीडियो में। आज इतना ही, मिलते हैं आपसे आगे फिर। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।